हेलो एवरीवन। आज की जो वीडियो है वो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन के ऊपर है। यहाँ पे 2024 के ऊपर मैं यहाँ बात करूँगा। देखो 2024 की अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाह रहे हो अभी से, तो आप लोग को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट करना पड़ेगा, जिसमें यहाँ पे दो कैटेगरी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट करो तो दो कैटेगरी है। अब ये भैया है क्या, इसमें डिफरेंस क्या रहता है, तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ अभी। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, पेपर कोड और पेपर पैटर्न क्या है। बेसिकली पेपर पैटर्न कैसे होता है, क्या चीज़ें हैं, कैसे एग्ज़ाम होगा, सारी चीज़ें बात करूँगा। सिलेबस देखो, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट नहीं करना चाहते हो, किसी अदर यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, तो अगर सिर्फ आपको यहाँ पे सिलेबस देखना है बी एमएससी बॉटनी का, तो आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो एमएससी बॉटनी पे। ठीक है, एग्ज़ाम डेट कब है वो सारी चीज़ें यहाँ मैं डिटेल में शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पे एमएससी बॉटनी की मैं यहाँ बात करूँगा। बाकी अगर आप लोग किसी अदर कोर्स को टारगेट करो तो पर्टिकुलर वीडियो चेकआउट कर लेना प्लेलिस्ट में, धीरे धीरे वहाँ पे अपडेट आती रहेगी। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है 2023 के ऊपर है, क्योंकि 2024 की जो अपडेट है वो फरवरी में उम्मीद है आने की, क्योंकि सीयूटी पीजी का फॉर्म जो है 1 से 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले आएगा। अब यहाँ पे अगर मार्च में एग्ज़ाम है तो डेफिनेटली आपका फरवरी में जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, या लास्ट जनवरी में आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा। जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होता है जब ही आप लोग का अपडेटेड सिलेबस आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो देखो आप लोग उस समय भी ज़रूर चेकआउट करना अपडेटेड सिलेबस। लेकिन अभी आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो भैया प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो यहाँ पे 2023 के बेस पर। ठीक है, एमएससी बॉटनी के लिए अगर आपको टारगेट करना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक स्पेशल क्राइटेरिया है एमएससी बॉटनी पे। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दो चीज़ें बोली, एक कैटेगरी 1A, एक है कैटेगरी 2। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बॉटनी में हो सकती है, मतलब एक ही में होनी चाहिए। बीएससी बॉटनी हो सकती है, बीएससी बायोलॉजिकल साइंस हो सकती है, बीएससी बायोकेमिस्ट्री हो सकती है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकती है, बीएससी एनवायरमेंटल साइंस हो सकती है, माइक्रोबायोलॉजी हो सकती है, जेनेटिक्स हो सकती है, अप्लाइड लाइफ साइंसेज हो सकती है, बायो साइंस हो सकती है, बायोफिजिक्स हो सकती है। ठीक है, ये आपके पास 3 ईयर कोर्स आफ्टर 10+2। ठीक है, अब यहाँ पे आपको चाहिए ये यहाँ पे इन्होंने बायोफिजिक्स के लिए बोला है स्पेशल। एग्रीकल्चर साइंस हो सकती है, लाइफ साइंस हो सकती है। तो बेसिकली देखो, अगर आप लोगों ने बीएससी बॉटनी है किसी भी यूनिवर्सिटी से, अगर आपने बीएससी बॉटनी करी है या बायोलॉजिकल साइंस करी है और आप चाहते हो कि मैं अब एमएससी बॉटनी करूँ, आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री करी है अब आप चाहते हो एमएससी बॉटनी करूँ, आप लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी करी है अब आप चाहते हो मैं एमएससी बॉटनी करूँ, तो आप लोग यहाँ पे सभी लोग एलिजिबल हो। यहाँ पे जो आपका यहाँ पे दे रखा है सब्जेक्ट, ठीक है, आप समझ गए ना। इन सब्जेक्ट में आपकी डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री आपके पास कंपलसरी है। अब यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे एक स्पेशल क्राइटेरिया बीएससी बॉटनी जिन्होंने ड्यू से करी है, एक स्पेशल क्राइटेरिया। अब भैया ये ऊपर बात भी लिखी है कि यहाँ पे भी तो बॉटनी लिखा है और यहाँ पे क्यों लिखा है फिर स्पेशल। देखो दिक्कत आप लोगों को थोड़ा समझने में है, और समझाऊँ मैं अच्छे से अगर आप लोगों को, तो कैटेगरी 1 जो है बेसिकली ये एक नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए जिनकी जो है सीट्स जो हैं 50% सीट्स हैं। ठीक है, और ये जो आप लोग कैटेगरी देख रहे हो ना कैटेगरी 2A, यहाँ पे जो है 50% सीट्स इनके लिए। अब 50% सीट्स इनके लिए यानी जिन्होंने बॉटनी बीएससी ऑनर्स बॉटनी जिन्होंने ड्यू से करी है, तो उनकी जो है 50% सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड हैं, यानी उनका एक स्पेशल अपना क्राइटेरिया अपनी सीट्स हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों की कट ऑफ अलग अलग होती है। ठीक है, अब अलग अलग में मतलब यहाँ पे ड्यू ये नहीं कहता कि हम लोग अलग अलग कट ऑफ करेंगे। ड्यू कहता है कि जो 50% जो जैसे जो ड्यू के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है, जो ड्यू से पास आउट हुए सेम कोर्स में सेम ऑनर्स के अंदर, और वही चीज़ करना चाहते हैं आगे। ठीक है, तो अब जैसे बीएससी बॉटनी है अब एमएससी बॉटनी करना चाहते हैं, यानी सेम ऑनर्स कोर्सेज करना चाहते हैं परस्यू। अब तो यहाँ पे उनकी क्या है 50% जो है सीट्स जो है रिजर्व्ड रहेगी। अब लेकिन यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया वाले बच्चे रहेंगे, इसमें क्या होगा, बच्चे जो है ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि भाई ऑल ओवर इंडिया वाले टारगेट कर रहे हैं। अब बीएससी बॉटनी वाले जो है इसमें जो है कट ऑफ लो रहेगी, क्यों रहेगी, क्योंकि इसमें स्टूडेंट बीएससी बॉटनी वाले कितने ही होंगे। अब बीएससी बॉटनी वाले में भी हर कोई जो है सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम भी नहीं देगा, बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो अपनी स्ट्रीम स्विच कर लेते हैं। ठीक है, आफ्टर ग्रेजुएशन, या फिर वो किसी अदर उसमें चले जाते हैं। तो बहुत चीज़ें हैं कि आप लोगों का जो है 50%, अब यहाँ पे बच्चे कम रहते हैं ड्यू वाले। ठीक है,
तो इनकी एक स्पेशल है, दोनों की कट ऑफ अलग अलग रहती है, इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंस भी आता है कट ऑफ में। अगर अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 300 कट ऑफ गई है कैटेगरी 1 में, तो इसकी कट ऑफ जो है 270 जाएगी, ठीक है, ये 260 हो सकती है, ये 280 हो सकती है, मतलब 30 से 40 का गैप हमेशा रहता है। ये 2023 के बेस पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे सीट्स है टोटल, अगर आप लोग ध्यान से देखो ऊपर लिखा भी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, क्यों लिख रखा है, ये सारी चीज़ें इन्होंने बता रहा है कि अब देख रहे हो डिपार्टमेंट ऑफ बोटनी में अनरिजर्व के अंदर 11 है, अनरिजर्व के अंदर 11, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कहा है 50% सीट जो है रिजर्व है। ड्यू ये नहीं कहता कि हम कट ऑफ स्पेशल कट ऑफ है इनके लिए, स्पेशल कट ऑफ किसी के लिए नहीं है, लेकिन इसने कहा है कि 50% सीट्स रिजर्व्ड है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया वाले कैटेगरी 1 में, भाई ऑल ओवर इंडिया वाले हैं, अब इनकी सीट्स जो है जल्दी फुल हो जाती है, क्यों, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया वाले हैं। अब कैटेगरी 2 में क्या है, यहाँ पे सिर्फ बीएससी बॉटनी वाले रहेंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सी लो रहेगी अगर मैं कंपेयर करूँ कैटेगरी 1 के साथ, ठीक है। तो ये रहता है। और हाँ, अगर कैटेगरी फॉर एग्जांपल आप लोग सोचो कि कैटेगरी 2 में अगर स्टूडेंट्स नहीं हुए तो कैटेगरी 1 में आ जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने का। जो कैटेगरी 2 की सीट्स है वो सिर्फ कैटेगरी 2 के स्टूडेंट्स को ही मिलेगी, ठीक है, यानी कैटेगरी 2 का मतलब जिन्होंने बीएससी बॉटनी करी है। तो आप लोग समझ गए। सीट मैट्रिक्स आप देख सकते हो, टोटल जो है 22 सीट्स हैं, टोटल 22 सीट्स हैं अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर, और जो ड्यू के स्टूडेंट्स हैं, जो ड्यू से पास आउट है बीएससी बॉटनी में, उनके लिए भी टोटल 22 सीट्स हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैं नीचे आऊँ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने बुलेटिन में कहा था कि हम लोग जो है SCQ P07 वाला पेपर कोड फॉलो करेंगे, यानी ये पेपर कोड है। अब ये भैया पेपर कोड क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, तीनों की डेफिनेशन मैं अच्छे से समझा दूँ। देखो सिलेबस में क्या होता है, नॉर्मल से चीज़ें सिलेबस में आपको बताया जाता है कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अब यहाँ पे पेपर कोड और पेपर पैटर्न में डिफरेंस क्या है। पेपर पैटर्न जो होता है उसमें आपको बताया जाता है कि आपका जो भी पेपर है वो किस बेस पर होगा, मतलब किस तरीके से होगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, क्या टाइम पीरियड, क्या टाइम लिमिट्स हैं, और वहाँ पे बहुत सारी डिटेल होती है, यानी आपसे पेपर से रिलेटेड होती है। अब पेपर कोड में क्या अंतर होता है, पेपर कोड में कोई अंतर नहीं होता। पेपर कोड बस आपको एक कोड दे दिया जाता है कि ये कोड है। अब यहाँ पे ये कोड कहाँ काम आता है, ये कोड आपके जो है जब आप पीजी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करोगे CUET पीजी का, तो वहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि मैं जो है बॉटनी SCQ P07 के लिए पेपर देने जा रही हूँ। अगर आप लोग देखो, मैं एक और चीज़ बता दूँ, 2024 में हो सकता है आप लोग इस वीडियो को रजिस्ट्रेशन के टाइम पर देखो, तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि उस टाइम पे अपडेटेड सिलेबस और अपडेटेड पेपर पैटर्न ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि पेपर पैटर्न हो सकता है अपडेट हो, जो कि मैक्सिमम चांस है कि अपडेट हो जाए 2024 में। पेपर पैटर्न में देखो, पेपर कोड में क्या होता है, पेपर कोड अगर चेंज भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अपडेटेड पेपर कोड अपडेटेड जो पेपर पैटर्न है, पेपर कोड है ना, सॉरी मैं बार बार कंफ्यूज हो रहा हूँ, जो पेपर कोड है ना, अपडेटेड आपका पेपर कोड, वो आपको CUET पीजी के फॉर्म में जो है फिल करना पड़ेगा, पीजी के फॉर्म में आपको फिल करना पड़ता है, ठीक है। तो पीजी के मतलब क्या है, आपको बताना पड़ेगा कि हाँ मैं जो है बॉटनी के लिए मतलब बॉटनी का जो है पेपर देने जा रहा हूँ या देने जा रही हूँ, ठीक है। ये इतना होता है, आपको बताना पड़ता है कि मैं हिस्ट्री का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस का, क्योंकि हर किसी सब्जेक्ट्स के पेपर कोड अलग अलग हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं यही कहूँगा 2024 में जब आप फॉर्म फिलअप करो ना CUET पीजी का, तो उस टाइम पे अपडेटेड पेपर कोड ज़रूर चेकआउट कर लेना कि बॉटनी का पेपर कोड क्या है, तो वहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा। जब आप CUET पीजी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखोगे ना, तो उस टाइम पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, वहाँ आपको बताना पड़ता है, क्योंकि देखो NTA का काम क्या है, NTA का काम है सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना। आपको बताना पड़ता है कि मैं किस एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे पेपर देने आ रहा हूँ या आ रही हूँ। आप बॉटनी का देने आओ, हिस्ट्री का देने आओ, साइकोलॉजी का देने आओ, NTA को मतलब नहीं है, NTA को कुछ भी मतलब नहीं है। NTA आपका पेपर ले लेगा, जब आप पेपर दे दोगे उसके बाद, जब आप लोगों का यहाँ पे जब पेपर दे दोगे उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी, जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्पेशल उस पर, तो वहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपने किसका पेपर पैटर्न दिया, किसका पेपर कोड देकर आया, कौन सा पेपर दिया आपने CUET पीजी में, वहाँ पे पूछेगा आपसे फिर, ठीक है। तो वो आपको समझ में आ जाएगा टाइम टू टाइम, अगर आपको अभी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। लेकिन इतना कहूँगा कि पेपर कोड में इतना आप लोग घबराओ मत, पेपर कोड को बस इतना ध्यान रखना, अपडेटेड पेपर कोड, अपडेटेड पेपर कोड और अपडेटेड सिलेबस 24 का ज़रूर चेकआउट करना, जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बाद आएगा, ठीक है।
अब सिलेबस की बात करूँ, बॉटनी का जो सिलेबस है इसमें ये कहा गया था, पहले हम पेपर पैटर्न की बात करते हैं। मैंने कहा ना पेपर पैटर्न में आपको बताया होता है कि किस तरीके से पेपर होगा। देखो आपका जो 100 क्वेश्चन होते हैं, 100, अब देखो 400 नंबर का पेपर होगा आपका बॉटनी का। अब 400 नंबर का जो पेपर होगा, जाहिर सी बात है एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होता है, तो 100 क्वेश्चन होंगे तो 400 का पेपर हो गया। अब जितने क्वेश्चन आते हैं वो सभी क्वेश्चन कंपलसरी आपको अटेम्प्ट करना, ठीक है। आप छोड़ भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आप ज़रूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, मतलब सारे क्वेश्चन कर कर आओ। हाँ, सभी क्वेश्चन के मार्क्स आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं आता तो बिल्कुल उसे मत करना, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कहीं पता चला आप लोगों को आता ही नहीं क्वेश्चन और आप लोग करके आ जाओ, क्योंकि भाई नेगेटिव मार्किंग है, आपका मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग की आप लोग चेकआउट भी कर लेना। तो पार्ट ए और पार्ट बी, तो यहाँ पे 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। अब पार्ट ए जो है 25 क्वेश्चन आएंगे आपके, जो ये 25 क्वेश्चन आएंगे, यानी 25 में से अगर मैं बात करूँ तो एक 4 नंबर का पेपर होता है, तो यानी कितने हो गए, 100 नंबर, ठीक है। 100 नंबर का आपका ये पेपर होगा, जिसमें से आपकी कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, मैथमेटिकल, क्वांटिटेटिव एबिलिटी और एनालिटिकल स्किल से ये क्वेश्चंस होंगे। और जो पार्ट बी होगा वो यहाँ पे बेसिकली 75 क्वेश्चन यानी 75 क्वेश्चन होंगे, जो आपके सिलेबस से पूछा जाएगा। सिलेबस से पूछा जाएगा वो ये है, आपका सिलेबस देख रहे हो ना, ये जो सिलेबस मैं अभी डिस्कस करूँगा इसी में से आपसे पूछा जाएगा, यानी 300 नंबर का होगा। जो आपका सिलेबस होगा वो 300 नंबर से पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको एक और ध्यान रखनी है कि दोनों आपका जो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों बहुत कंपलसरी है, ठीक है। दोनों पार्ट ए और पार्ट बी कंपलसरी है। टोटल जो आपके हैं 400 नंबर कंसिडर किए जाएंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मत करना उसे, नेगेटिव मार्किंग है इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अगर बॉटनी की बात करूँ तो बॉटनी का जो ये है सिलेबस है 14 है, 14 पॉइंट है यहाँ पे, 14 टॉपिक है, जिसमें इन्होंने कहा है आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, सेल बायोलॉजी हो गया, ठीक है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि मैं भाई साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, आपको अपने अकॉर्डिंग चेकआउट करना है। लेकिन डेफिनेटली आप लोगों को मैंने माइक्रोबायोलॉजी का भी PDF भेजी थी, सेंड करी थी, नोट्स सेंड करे थे इसके, ठीक है, ठीक है, जब व्हाट्सअप था मेरे पे। और यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने शेयर कर रखी हैं, इकोनॉमिक बॉटनी हो गया, जेनेटिक्स हो गया, ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया आपका, और ये आपने ग्रेजुएशन के टाइम पर भी पढ़ी होगी अपने, ठीक है। और यहाँ पे प्लांट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारे जो आप टॉपिक देख रहे हो 14 टॉपिक, इनमें से जो है बेसिकली कितने नंबर का होगा पेपर, 300, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया, आपको समझ में आ गया, सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया, इतना आपका है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करूँ CUET PG का एग्ज़ाम कब होगा, ये ध्यान से देखो, 14 सितंबर का नोटिफिकेशन है। इसमें ये कहा गया था कि जो CUET PG का जो एग्ज़ाम है वो CBT मोड पर होगा। देखो 2023 में भी CBT मोड पर हुआ था, 2024 में भी CBT मोड पर होगा। CBT मोड का मतलब ये है कि कंप्यूटर पर आपका पेपर होगा। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एक ऐसा होता है, यहाँ पे आपका जो है टाइम चल रहा होता है, यहाँ पे लिखा हुआ एक टाइम होता है, टाइम चल रहा होता है, उस टाइम लिमिट के अंदर आपको पेपर करना होता है, 2 घंटे का टाइम होता है। अब यहाँ पे उस टाइम लिमिट के अंदर आपको करना ही पड़ेगा। जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट होगा आपकी स्क्रीन पर सभी क्वेश्चन शो हो जाएंगे। मैंने कहा एक क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है, उनमें से आपको एक पर टिक करना पड़ेगा। ऊपर ऊपर जो है बेसिकली टाइम चलता रहता है। अब वो जो है जैसे ही आपका टाइम पूरा हो जाएगा, जैसे ही आपका टाइम पूरा हुआ एकदम से वहाँ पे स्क्रीन आपकी बंद हो जाएगी, मतलब पेपर सबमिट हो जाएगा। फिर वहाँ पे आपसे फीडबैक मांग लेगा, हो सकता है आपसे फीडबैक मांग ले। फीडबैक में क्या मांगते हैं, बेसिकली वो नॉर्मल मांगते हैं कि आपका पेपर कैसा गया था, इजी था, हार्ड था, क्या था, आपको कैसा लगा, आपके जो थी कंप्यूटर वो किस तरीके से था, वो सारी चीज़ें फीडबैक के रूप में मांगता है बस, ठीक है। लेकिन पेपर आपका सबमिट हो जाता है। अब यहाँ पे इस तरीके से होता है, मैंने आपको समझाया, साइड में जो है बेसिकली वो चल रहा होता है टाइम। अब यहाँ पे आपका पेपर कब होगा, कंप्यूटर बेस की बात करूँ तो 11 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच में CUET PG का एग्जाम कभी भी कंडक्ट हो सकता है। अब भैया एग्जैक्ट डेट क्या रहेगी, देखो एग्जैक्ट डेट अभी नहीं आती है कि आपका बॉटनी का पेपर किस दिन होगा। एग्जैक्ट डेट आपकी कब आएगी, एग्जैक्ट डेट आती है आपकी मार्च में ही आएगी, क्योंकि किस दिन किस सब्जेक्ट का पेपर है वो आपको 10 से 12 दिन या 6 से 7 दिन पहले ही आपको अपडेटेड किया जाता है कि आपका पेपर किस दिन है। और बाकी आपके एडमिट कार्ड पर भी मेंशन होकर आता है कि आपका पेपर इस दिन है और इस सब्जेक्ट का है और इस दिन है, ठीक है। बाकी एग्जैक्ट डेट शीट जो होती है, डेट शीट का मतलब ये है कि
पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, बॉटनी, एंथ्रोपोलॉजी, इन सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम कौन सी शिफ्ट में है, किस दिन पेपर है, वो सारी एग्जैक्ट डेट शीट जो है वो 10 दिन पहले आ जाएगी। ठीक है, तो यानी शुरुआती मार्च में आप मान सकते हो। बाकी अभी नहीं आएगी कि आप लोग सोचो कि अभी बता दिया जाए एग्जैक्ट डेट शीट, तो वो अभी नहीं आती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। आप लोग अपने अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। मॉक टेस्ट ज़रूर सॉल्व करना, मॉक टेस्ट हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर ज़रूर चेकआउट कर लेना कि सिलेबस मतलब सिलेबस से पहले आप लोग प्रीवियस ईयर चेकआउट कर लो, जनरली आपको आइडिया लग जाए कि पेपर किस तरीके से आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो CUET PG का, और अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ठीक है, आई होप आपकी सभी क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी। बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टा ID का जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।